जय हिंद। आज भारतीय संविधान अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। आपको बता दें, जहाँ भी जीके जीएस किसी भी परीक्षा हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ठीक है, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ से 20% भारतीय संविधान से पूछा ही जाता है। क्यों पूछा जाता है? कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? राज्य व्यवस्था देख रहे हैं। पेपर भी पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? राज्य व्यवस्था देख रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान, नियम, कानून ही समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी करंट अफेयर जुड़े रहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं संविधान से ही जोड़ा जाता है। तो संविधान को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि संविधान आप पढ़े रहेंगे तो करंट अफेयर में बिल्कुल तेज हो जाएंगे, करंट अफेयर आपको समझ में आएगा। चलिए, संविधान को हम समझते हैं। रिफली हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान को पता है, संविधान एक किताब है जिसे हमने संविधान सभा में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं, एक किताब है। तो किताब है तो उसमें जो है पार्ट होते हैं, तो उसको हम भाग बोलते हैं। तो किताब जो संविधान हमारे पास, यूँ समझ लीजिए किताब है जिसमें कितने पार्ट हैं, यानी भाग हैं, तो 22 भाग थे, ठीक है। और बात करेंगे अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद का होता है तो एक एक पाठ में 10 टे 5 टे पॉइंट जो होते हैं उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। और कुछ अनुसूचियाँ होती हैं। अनुसूचियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि किताब के जस्ट पीछे होता है, तो उसे हम अनुसूचियाँ बोलते हैं। वर्तमान स्थिति में 12 अनुसूची हैं, पहले 8 थी। आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रफली याद रखना है। और आपको ये चीज़ भी बता दें, भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, तो उसको हमको धीरे धीरे समझना है। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किताब है। अब किताब को स्टार्ट होने से पहले तो इंडेक्स रहता है ना, तो इसी तरह जो है हमारे किताब, जो हमारा संविधान है किताब एक तरह से, उसमें का है इंडेक्स है। इंडेक्स की जगह हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बोला जाता है? प्रस्तावना, या तो उद्देशिका बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रीएम्बल के नाम से भी जानते हैं। अभी प्रस्तावना का होता है, तो प्रस्तावना किताब, यानी इस प्रस्तावना को समझने के लिए यानी कहीं ना कहीं पूरी भारत का इसमें झलक देखेंगे, ठीक है। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना को बता दिया संविधान का परिचय पत्र, यानी संविधान का अगर परिचय लेना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रस्तावना। उस व्यक्ति का नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, आप समझ गए होंगे। ये इसने बताया कि ये संविधान का परिचय पत्र है। लेकिन आपको हम एक चीज़ और बता दें कि पंडित नेहरू ने ये प्रस्तावना जो वर्तमान में देख रहे हैं, पंडित नेहरू ने इसे कहा था, बनाया था, और साथ में संविधान सभा में इसमें पेश भी किए थे। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बनाया किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित इसको स्वीकार कर लिया। आप जो वर्तमान स्थिति में ये देख रहे हैं, ये हम भारत के लोग, ये हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसी के उपरांत ऐसा हमारा प्रस्तावना में लिखा गया है। यहाँ पे एक एक जो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस शब्द से पूछे जाते हैं। एक एक शब्द को हम समझते हुए चलेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद हमारा संविधान ऐसे बना, और उसमें जो हमारा फैक्ट है प्रस्तावना वो इस तरह है। तो हम इस एक एक शब्द को पढ़ेंगे कि एक एक शब्द बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को पैदा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं। अब पहला शब्द है हम भारत के लोग। यहाँ से भी एक शब्द अर्थ निकलता है, हम भारत के लोग। हम का यहाँ पर अर्थ है हम और आप। जो आप वीडियो देख रहे हैं आप भी, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी, यानी हम सभी, यानी भारत की जनता, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ऊपर कौन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? सबसे ऊपर हमारा क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। आप क्लियर होंगे। अब ये बात आता है कि भारतीय जो संविधान सबसे ऊपर है, तो भारतीय संविधान को शक्ति कौन देता है? तो शक्ति कौन देते हैं? हम लोग, यानी भारत की जनता, हम भारत के लोग। इसका ये इतना बड़ा अर्थ होता है। यानी संविधान का निर्माण भी किसने किया है? तो हम भारत की जनता ने किया है। आपको बता दिया है कि संविधान सभा ने हालांकि निर्माण किया है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहीं न कहीं जिसको हम निर्वाचित किए हैं, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए हैं, तो वही लोग संविधान का निर्माण किए हैं, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे, यानी संविधान को ताकत देता कौन है? तो भारत की जनता। अब आगे चलते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि यानी एक ऐसा देश जिस पर किसी अन्य देश का नियम और कानून लागू न हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रभुत्व संपन्न। तो यानी अब आप बात करते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। क्या उसके पहले हमारा देश प्रभुत्व संपन्न था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा उस समय हमारे देश पर ब्रिटिश शासन कर रहा था, यानी वो दूसरे देश का नियम लग रहा था। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? यानी अपने देश का जो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, खुद ही जो है निपटारा, खुद ही यहाँ की जनता या यहाँ की जिसे हम चुनाव या जिताते हैं वो खुद ही निपटारा कर ले, तो ऐसी देश को हम क्या कहते हैं? प्रभुत्व संपन्न। आप समझ गए होंगे
एक बात में बता दिया जा रहा है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, देश का यानी ऐसा देश जिस पर किसी अन्य देश का कानून लागू न हो, तो वो देश का कहलाता है प्रभुत्व संपन्न। क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं, दूसरा अर्थ है समाजवादी। अब समाजवादी, समाजवादी देखिए दो शब्द होते हैं, एक समाजवादी होता है, एक पूंजीवादी होता है। क्या होता है, पूंजीवादी। लेकिन हमारे यहाँ पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी का अर्थ ये होता है कि यानी वहाँ जिस देश की में पूंजीवादी व्यवस्था होगी उस देश में सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए, यानी खुली छूट देते हैं, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी। और पूंजीवादी में समस्या क्या होती है कि यदि हमारे यहाँ पूंजीवादी सम हो जाता है तो पूंजीवादी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कारण का है, क्योंकि खुली छूट होगी तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो व्यापार करते हैं, अगर उसका भारत सरकार उससे जो है टैक्स न ले, कोई जो है अड़चन न डाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बाकी सब का होगी जनता गरीब हो जाएगी। इसलिए हमने पूंजीवादी कंसेप्ट को नहीं अपनाया है, हमने किसको अपनाया है, समाजवादी। और यहाँ पे समाजवादी का अर्थ होता है कि एक ऐसी सरकार, यानी सरकार समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, यानी समाज के भले के लिए काम करे, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है उठाने का प्रयास करे। जितनी भी योजनाएं आती हैं समाजवादी यानी समाज जो सामाजिक है, सामाजिक स्तर से उसी तरह से आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला फैक्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये होता है यानी एक ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष, अब देखिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो धर्म है वो क्या है, इस्लाम है। बांग्लादेश है उसका भी क्या है, इस्लाम धर्म है। लेकिन भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग हिंदू धर्म को नहीं अपनाएं, तथा हम लोग सभी धर्मों का यानी उससे भी बड़ा धर्म, एक तरह से हम कहें तो सबसे बड़ा धर्म यानी पंथ निरपेक्ष को अपनाए हैं, यानी हम लोग सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे सिख का धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने क्या अपनाया है, कोई एक धर्म नहीं अपनाया है, बल्कि क्या अपनाया है, पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्युलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक। यहाँ से शब्द बनेंगे, देखिए लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये हुआ, यानी सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमें यह है कि विश्व का सबसे लोकतंत्रात्मक भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक का है भारत है। लेकिन यहीं पास में ही चीन है, चीन में एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी होती है, वहाँ पे लोकतंत्रात्मक नहीं है। आपको लोकतंत्रात्मक तो है लेकिन चुनाव देने का बस एक ही पार्टी को अधिकार है। लोकतंत्रात्मक का मतलब अर्थ यहाँ पे ये होता क्या है, यानी लोकतंत्रात्मक अर्थ होता है कि यहाँ लोगों के द्वारा ही जो है ये शासन चलाया जाता है। लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, यानी अपने ही देश के जो है लोग अगर शासन करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक। गणराज्य, अब गणराज्य का यहाँ पे अर्थ होगा ये कि देखिए जो व्यक्ति देश को बना रहे हैं, यानी संविधान से यानी देश को चला रहे हैं, वो व्यक्ति जो है वंशागुणित नहीं होना चाहिए, या हो भी सकते हैं, अगर गुण है तो वंशागुणित होंगे। ठीक है, यानी हमने गणराज्य, वंशागुणित का मतलब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ का है जिसे जनता ने राजा बनाया वही राजा बनेगा, जिसे जनता ने राजा नहीं बनाया तो राजा नहीं बनेगा। तो ऐसे चीज़ के यानी वंशागुणित न होना चाहिए, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को अब 3 प्रकार का न्याय देते हैं। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय दिया जाता है। यानी हमारे जो संविधान है, और सिंपल से बात है कि जिस देश में न्याय नहीं है वो देश बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो देश को ज़्यादा समय तक रहना है तो न्याय अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय ये होता है कि आपको जो है, एक उदाहरण से हम समझते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। तो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं। तो आप ये बताइए, आप इस उदाहरण से, ये हमारे पास माँ है, माँ के पास 2 बेटे हैं, अब माँ को दोनों से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो है दिव्यांग है, विकलांग है, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या तो एक तरह से पागल है, तो क्या माँ को दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए? ये गलत है, नहीं। अगर ये माँ इसके साथ बराबर प्यार कर रही है तो इसके साथ अन्याय है, विकलांग के साथ। अगर माँ इसको ज़्यादा प्यार कर रही, इसको कम कर रही है तो भी अन्याय है। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको ज़्यादा प्यार कर रही है, इसको कम कर रही है, तो ये अन्याय नहीं बल्कि क्या है, न्याय है। इसी तरह सामाजिक न्याय होता है कि यदि समाज में लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें समाज
समाज में जो है सरकार जो है उठाने का काम करती है, जैसे आवास बनवाती है, ढेर सारी जितनी भी योजनाएं आती हैं उसको उठाने का काम क्या करती है, सरकार करती है। तो सामाजिक न्याय होता है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक, यानी समाज में सबका एक न्याय होना चाहिए। आर्थिक भी न्याय हो। अब आर्थिक शब्द आ गया। आर्थिक न्याय का मतलब कि सरकार जो है लोगों पर बीच बीच में जो है हस्तक्षेप करता रहेगा, इस तरह उसको, यानी आर्थिक न्याय की बात हमको हो गया, समझ में आ गया। आर्थिक न्याय क्या समझ में आया कि बीच बीच में जो हमारे सरकार है वो जो है वह आर्थिक मामलों में जांच करती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। अब राजनीतिक न्याय क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे कि आप वोट देने जाते हैं, आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपकी वोट की वैल्यू एक है। आप ही में से सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि राजनीतिक न्याय का होता है। तो 3 प्रकार का हमारा संविधान हमें न्याय देता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता, यानी जो हमारा संविधान है हमें जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं विचार। आप कहीं भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी किसी से कहना है कह सकते हैं, लेकिन इस पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, आपको याद रखना। अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें पढ़ाने आ रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी को मैच के माध्यम से अपना जो है क्रिकेट के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, कोई लेखनी के माध्यम से, तो कोई जो है फिल्म के माध्यम से। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप समझ गए होंगे। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सब लोग इसका गलत यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्वास। आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, आप कहाँ हैं, स्वतंत्र हैं। आप कोई भी धर्म है, हमारे यहाँ तो धर्म पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, लेकिन आप किसी भी धर्म, हिंदू धर्म है तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो आप हिंदू बन सकते हैं, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना का मतलब ये हुआ आपका पूजा पद्धति, आप कैसे भी पूजा कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आप बाध्य नहीं हैं। आप अगरबत्ती जला भी सकते हैं, अगरबत्ती नहीं भी जला सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, आप कहाँ हैं, स्वतंत्र हैं। आप समझ गए होंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। अब हम बात करते हैं 2 प्रकार की समता भी देता है। समता का मतलब समानता। 2 प्रकार की क्षमता है हमारे पास, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश शब्द बोलें तो स्टेटस, यानी आप एक स्टेटस के साथ, आप जो है स्टेटस के साथ प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा सबका स्टेटस एक समान दिखने के लिए जो है सरकार काम करे। ठीक है, अवसर, सभी को एक समान अवसर मिले, कोई भी वैकेंसी निकलती है सबके लिए अवसर निकलता है, इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यानी न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देती है। अब आगे चलते हैं। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आप ये सब याद रखिएगा, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को जीने का तो अधिकार है, लेकिन जीना कैसे, गरिमा यानी सम्मान के साथ, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता देखो अलग अलग शब्द हैं। एकता का होता है मनोवैज्ञानिक कल्पना है, एकता मतलब हम एक दूसरे से जुड़े रहें। अखंडता का मतलब क्या होता है, ये भूगर्भी यानी कह भौगोलिक कल्पना है एक तरह से, मान लीजिए अखंडता यानी आप अपने जो ज़मीन हमारे भारत की है क्षेत्रफल, उसको आप सुनिश्चित करे रहेंगे, इसको आप किसी को देंगे नहीं, ऐसा समझ लीजिए। सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए हम जो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज की ये तारीख याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे इसी चीज़ को। और हिंदी में इसका अर्थ लिखा है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चिमी सप्तमी 2006 टिक्रमी को अतः द्वारा इस संविधान सभा को, यानी जो इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अधिनियमित का मतलब होगा कि उसको नियम को मान लिया गया और आत्मसमर्पित करते हैं। आत्मसमर्पित मतलब हम, यानी संविधान सभा खुद को आत्मसमर्पित करती है तथा भारत की जनता को भी आत्मसमर्पित करती यानी देती है, आप इनको मानिए। ये था हमारे पास प्रस्तावना से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए। हम अगले टर्म में इसको जो है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।